बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं अपने चैनल सीकिंग रियलिटी से। नाज़रीन, हमने पिछली वीडियो में बात की कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह काम करती रही इस मुल्क के अंदर और करती है, और वो क्या तरीके, क्या ज़राए थे जिनके ज़रिए पैसा जो है यहाँ से भेजा गया, और वो कौन सा पैसा था और क्यों भेजा गया। हमें कुछ लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट की कि आप कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करें, जैसे हमने बताया मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हमने बात की। लोगों ने हमें ये भी अर्ज़ किया कि आप इस टॉपिक पे बात करें कि गवर्नमेंट इदारों के अंदर करप्शन कैसे होती है, या किसी भी मुल्क की इकॉनमी को वीक कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि किसी भी एक मुल्क की इकॉनमी को तबाह किस तरह किया जाता है, वो क्या डेलिब्रेट एफर्ट होते हैं, क्या डेलिब्रेट तरीके होते हैं जिनसे किसी भी मुल्क की इकॉनमी को खोखला करके आप लॉन्ग रन के अंदर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडा के ऊपर काम करते हुए आप उस मुल्क को तबाही की तरफ ले जाते हो। नाज़रीन, होता ये है कि किसी भी मुल्क का जो ज़राए आमदन होते हैं, यानी कि पैसा कमाने के ज़रिए होते हैं, वो एक तो आपने सबने सुना होगा, वो एक्सपोर्ट होता है। हम जितना ज़्यादा माल बाहर बेचेंगे उतना ज़र मुबादला हमारे पास आएगा, और हम उस पैसे को, जो सरप्लस पैसा होगा, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। यानी कि हम कुछ माल बाहर से मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ माल यहाँ से भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारी एक्सपोर्ट, जो माल हम बेच रहे हैं, हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा है, तो हमारे पास सरप्लस मनी, एक्सेस मनी होगी, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा। तो फ़र्ज़ करें मैं 1 अरब रुपए का जो माल है, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जो हैं इस मुल्क से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ दुनिया भर में, और आधे अरब रुपए का या 50 करोड़ रुपए का माल इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास बेसिकली 50 करोड़ रुपए सरप्लस ज़र मुबादला है। इससे मेरी मुल्क की इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग होगी, और वो 50 करोड़ रुपए मैं अपने मुल्क की डेवलपमेंट में खर्च कर सकता हूँ, या उसको मैं रिज़र्व में रख सकता हूँ, ताकि मेरे पैसा स्ट्रॉन्ग रहे, मैं उसको बैक कर सकता हूँ कि किसी भी वक्त भी अगर मेरे मुल्क को ज़रूरत हो तो मैं ये रिज़र्व पैसा निकाल के मुल्क के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। दूसरा जो ज़राए आमदन होता है किसी भी मुल्क के लिए, वो ये होता है कि हम मुल्क के जो नेशनल इदारे होते हैं, गवर्नमेंट का एक निज़ाम होता है, गवर्नमेंट का एक इदारे हैं। मिसाल के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट है, प्लानिंग है, एजुकेशन है। इस तरह कई मिनिस्ट्रियाँ हमारे मुल्क में फ़ेडरल भी हैं और सूबाई भी हैं। जो फेडरल मिनिस्ट्रियाँ हैं वो डेवलपमेंट कर रही हैं, रोड्स बना रही है, कोई एजुकेशन पे काम कर रही है, कोई प्लानिंग कर रही है, कोई ब्रिजेस बना रही है, कोई आईटी एक्सपोर्ट पे काम कर रही है, आईटी का निज़ाम उसको रेगुलराइज कर रही है। ये सारे काम मिनिस्ट्रियाँ कर रही होती हैं। साथ साथ मुल्क के नेशनल इदारे होते हैं जो मुल्क को कमा के दे रहे होते हैं। उस कमाई से, उस प्रॉफिट से जो मुल्क के नेशनल इदारों के एम्प्लॉयज़ होते हैं, मिनिस्ट्री के एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट मैकेनिज़्म होता है, वज़ीर आज़म हैं, एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, पार्लियामेंट के अखराजात हैं, सेनेट के अखराजात हैं, जितने भी इदारे मुल्क के काम कर रहे हैं उनको फंडिंग की जाती है, उनकी तनख्वाहें देने के लिए हमें पैसा कमाना होता है। तो जो मुल्क के नेशनल इदारे होते हैं, कौन से इदारे, जैसे पीआईए मुल्क का एक नेशनल इदारा है, पाकिस्तान रेलवे है, ओजीडीसीएल है, पाकिस्तान पोस्ट है। इस तरह के जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं जो मुल्क के नेशनल इदारे कराते हैं हमारे, वो मुल्क को कमा के देते हैं। उनसे जो प्रॉफिट आता है वो भी मुल्क की फ़ेडरल गवर्नमेंट को जाता है। तो फ़र्ज़ करें अगर पीआईए है, वो जहाज़ उड़ा रही है, एक पूरा कह लीजिए कॉरपोरेट प्रोफेशनल काम कर रही है, आवाम को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, नेशनल कैरियर है हमारा, तो वो सालाना जो है 40-50 अरब रुपए का सेल करती है अपने जहाज़ चलाने से, अपने पैसेंजर्स से, और उसके अखराजात जो हैं वो 40 अरब हैं, तो 10 अरब रुपए का उसको साल में मुनाफा हो रहा है। वो जो 10 अरब रुपए मुनाफा है वो पीआईए जो है फ़ेडरल गवर्नमेंट को कमा के देगी। इसी तरह रेलवे अगर कोई मुनाफा कमा रही है वो फ़ेडरल गवर्नमेंट को कमा के देगी। कुछ पैसा अपने पास भी रख सकती है, डिपेंडिंग, उसका सारा जो प्लानिंग होती है वो उसके कर्ता धर्ता करेंगे, और जो गवर्नमेंट के कर्ता धर्ता हैं वो करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान पोस्ट है, वो अगर कोई मुनाफा कमा रही है स्टील मिल है, वो अगर कोई मुनाफा कमा रही है। हमारे मुल्क में हुआ क्या है, 74 के अंदर गालिबन, जब भुट्टो साहब के दौर में ये सब चीज़ें नेशनलाइज कर दी गई थी। पहले ये सेमी प्राइवेट हुआ करती थी, यानी कि कुछ शेयर्स इनके प्राइवेट कंपनियों को दे दिए, कुछ गवर्नमेंट ने खुद होल्ड किए ताकि कंट्रोल रख सके। लेकिन 74 में जब नेशनलाइजेशन हुई तो इन सारे इदारों को गवर्नमेंट के अंडर में ला दिया गया। 100% शेयर इसके गवर्नमेंट के पास आ गए, यानी कि जो भी इसकी कमाई होगी, मुनाफा होगा, वो गवर्नमेंट को जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट को। तो नेशनलाइज होने के बाद ये इदारों के साथ हुआ क्या है पिछले 30-35 साल में, आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें, इनके अकाउंट्स उठा के देखें, इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठा के देखें, तो शायद ही कुछ साल ऐसे गुजरे होंगे जिसमें इन इदारों ने मुनाफा कमाया। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये इदारे जो हैं खसारे में रहे। मिसाल के तौर पर पीआईए को उठा लें, पीआईए का जो सालाना सेल रही वो फ़र्ज़ करें अगर 15 अरब या 20 अरब रुपए रही होगी, तो इसके अखराजात 24-25 अरब रुपए रहे होंगे। तो जिसका मतलब है कि इदारा खसारे में है, जितना वो कमा रहा है उससे ज़्यादा वो खर्च कर रहा है। ये जो ऊपर का खर्चा है 4-5 अरब रुपए जो खसारा है, ये कहाँ से पूरा होगा। ये जब भी इदारे खसारे में जाते हैं, हर महीने 1 अरब, 2 अरब, 4 अरब रुपए फ़ेडरल गवर्नमेंट से मांगते हैं। तो फ़ेडरल गवर्नमेंट अपने बजट में
से इनका खसारा पूरा करती है ताकि ये इदारे ज़िंदा रहें, चलते रहें। ये इदारे खसारे में क्यों जाते रहे? कोई भी इदारा खसारे में क्यों जाता है? चाहे वो PIA हो, स्टील मिल का हाल आप लोगों ने देख लिया, वो तो बंद ही हो गई। PIA बंद होने के नहज पे थी, अब कुछ बेहतर है, अल्लाह करे आगे और बेहतर हो। इसी तरह जो है रेलवे, उसका खस्ता हाल है, पाकिस्तान पोस्ट उसका खस्ता हाल है, OGDCL कुछ बेहतर इदारा रहा क्योंकि PSO है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, इस तरह और भी बहुत सारे इदारे हैं। क्या हालात उनके रहे हैं? ये कभी मुनाफा कमा के नहीं देते रहे, ये कमा रहे हैं तो कोई एक आध इदारा ही कमा रहा है और बहुत कम कमा रहा है। होता ये कि जितने भी असर रसूख रखने वाले लोग होते हैं, जब गवर्नमेंट उनकी आती है तो प्राइम मिनिस्टर हो गया या प्रेसिडेंट हो गया, इनकी दस्तरस में होता है कि इन नेशनल इदारों में अपनी मर्ज़ी का इंसान बंदा अपॉइंट कर सकते हैं जो CEO या चेयरमैन के पोस्ट पर हो। फ़र्ज़ करें मैं प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने पाकिस्तान स्टेट ऑयल या स्टील मिल का जो चेयरमैन अपॉइंट किया वो मैंने अपना प्यारा, अपना फेवरेबल बंदा जो मुझसे मेरा ट्रस्टवर्दी हो, मेरा भरोसे का, उसको अपॉइंट कर दिया, इसलिए ताकि मैं उस इदारे से पैसे निकाल सकूं, जो मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में, किकबैक्स के पैसे। तो मैंने अपना बंदा अपॉइंट किया, वो बंदे ने जाकर फर्दर नीचे लेवल पे, GM लेवल पे अपने अपने बंदे अपॉइंट किए और उन बंदों ने अपने मनपसंद बंदों को ठेके या कॉन्ट्रैक्ट्स या उसकी परचेजिंग देना शुरू कर दी और महंगे दामों चीज़ें ख़रीदी, या वो ऐसे ठेके दिए जिनका कोई सर पैर नहीं था, पेपरों में वो काम हुए और पेमेंटें उनको की गई, तो सैलरीज़ ज़्यादा बंदे भर्ती कर लिए गए। अगर पाकिस्तान स्टेट ऑयल या PIA को की एग्जांपल ले लें, PIA के 18,000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं इस वक्त और उसके पास 40-50 के करीब जहाज़ हैं, 47 के करीब जहाज़ हैं जिसमें से 30-35 ही फंक्शनल हैं, बाकी सब ग्राउंड हुए रहते हैं पिछले कई सालों से। अब कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है, सुना है हमने, लेकिन अब उन जहाज़ों को चलाने के लिए 18,000 एम्प्लॉयज़ का पूरा एक स्टाफ PIA में भर्ती हुआ है जो कि हाईली ओवर स्टाफ है। अगर एक्चुअली जाएँ तो इतने जहाज़ों के ऑपरेशन के लिए आपको मुश्किल से 7-8 हज़ार बंदों की ज़रूरत होती है। तो ये 10,000 बंदे एक्स्ट्रा क्यों हैं? ये सब गवर्नमेंट भर्तियाँ हैं। जापान एयरलाइन की आपको मिसाल दें हम, जापान एयरलाइन के पास करीब करीब 400-500 जहाज़ हैं और उन 400-500 जहाज़ों की मैनेजमेंट के लिए उनके पास 23 से 24 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं। और पाकिस्तान PIA के पास हमने बताया 50 से कम जहाज़ हैं और 18,000 एम्प्लॉयज़ हैं। फ़र्क आपके सामने कि कितनी ओवर स्टाफिंग उधर की गई। क्यों की जाती है ओवर स्टाफिंग? मैं चेयरमैन लगा PIA का, मैंने धड़ाधड़ भर्तियां शुरू की हर इदारे के, हर डिपार्टमेंट के अंदर, और एक दफ़ा गवर्नमेंट प्रोसेस के ज़रिए वही टेंडर दिया, इंटरव्यू हुए, प्रोसेस टेस्ट हुआ, पास हुए, जो भी गवर्नमेंट का प्रोसीजर बोसीदा निज़ाम हमारा लगा हुआ है उस प्रोसेस से गुजार के भर्ती कर ली। और उस प्रोसेस का ये भी एक कानून है कि एक दफ़ा बंदा भर्ती हो गया उसको कोई बंदा ऐसे निकाल नहीं सकता जब तक वो अपनी रिटायरमेंट पूरी ना करे। मतलब जैसे अब प्राइवेट इदारों में होता है, मैं अगर किसी इदारे का चेयरमैन हूँ, मैं किसी को भी फायर कर सकता हूँ उसके हिसाब किताब करके। एक ज़माने में हुआ था, गोल्डन हैंडशेक किया था, उसके बाद से अब तक नहीं हुआ। ये भी वो भी बड़ी मुश्किलों से किया था, कितने हंगामे हुए, कितने शिकवे हुए थे वो आपके सामने। अब जनाब मैंने 18,000 बंदे भर्ती कर लिए, 10,000 ओवर स्टाफ कर लिया। वो वहाँ बैठे हुए तनख्वाह खा रहे हैं आ रहे हैं, नहीं आ रहे, हाज़िरियाँ लग रही हैं, आपस में सब मिले हुए हैं, अटेंडेंस लग रही है, तनख्वाहें जा रही हैं। यही हाल गवर्नमेंट एजुकेशनल इदारों का, जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर भी ये होता रहा है, ख़ासकर सिंध बलूचिस्तान के अंदर। जो गवर्नमेंट स्टील मिल के अंदर, रेलवे के अंदर बंदे भर्ती हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, पेंशन्स जा रही हैं, रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट फ़ंड उनको ग्रेजुटी दिया जा रहा है, सब परफॉर्म वो नहीं कर रहे हैं और उनका एक बहुत बड़ी अमाउंट जो हर महीने सैलरी की मद में जाती है। वो सैलरी कहाँ से पूरी हो? जो सेल कर रहा है इदारा, जो भी कुछ बेच रहा है, रेलवे है, PIA है, स्टील मिल है, जो भी कुछ वो सेल कर रहा है उससे जो रेवेन्यू कमा रहा है उससे वो सैलरियाँ भी दे रहा है। लेकिन सैलरियाँ इतनी ज़्यादा हैं, अखराजात इतने ज़्यादा हो गए, इश्तिहार फालतू लग रहे हैं, परचेजिंग फालतू हो रही है, चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं, डंप की जा रही हैं, सड़ रही हैं, कम क्वालिटी की चीज़ें खरीदी जा रही हैं महंगे दामों के ऊपर, उस पर आगे कंपनियों को किकबैक दिया जा रहा है। वो कंपनियाँ फिर उन मिनिस्टर साहब को या उन गवर्नमेंट के सरबराह को जाके किकबैक्स दे रही हैं, जैसे हमने बताया। तो ये पूरी चेन, एक साइकिल चलती है, उसमें बहुत सारे लोग मिले हुए होते हैं, पूरा एक नेटवर्क होता है, एक चेन ऑफ कमांड होती है, एक चेन मिली हुई होती है इनकी। और महीने के आखिर में, साल के आखिर में दिखा दिया जाता है कि गवर्नमेंट, ये इदारा तो बड़ा खसारे में जा रहा है, 25 अरब की सेल है और इसके अखराजात 35 अरब के हैं। उसका बाकायदा ऑडिट भी होता है गवर्नमेंट इदारों का, और ऑडिट करने वाले भी गवर्नमेंट के इदारे होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट या कोई कह लीजिए बाहर की प्राइवेट कंपनी से ऑडिट नहीं होता, अगर होता भी उसको भी पैसे खिला के खरीदा जा सकता है। जो गवर्नमेंट का अपना ऑडिट का इदारा है उसके अंदर भी लोग मिले हुए बैठे हुए होंगे, वो जाके ऑडिट करते हैं, वो भी ऑडिट ऐसा करते हैं, हाँ जी सब कुछ सही है। और ये कि जी सारा
ताम तोड़ा निज़ाम का निज़ाम चल रहा है। और फिर एंड में जब ये इदारा खसारे में शो किया जाता है तो फेडरल गवर्नमेंट में जो जहाँ पे भी उनके सरदार लोग बैठे होते हैं वो अप्रूवल देते हैं कि इस इदारे के खसारे को पूरा किया जाए। जब ये इदारा इस हद तक खोखला हो चुका होता है कि इसके असासे तबाह हो चुके होते हैं, इसकी एसेट्स बेच के बहानों के ज़रिए नीलाम करके प्राइवेटाइजेशन के नाम पर या इदारे का खसारा पूरा करने के नाम पर उसकी इदारे की जो एसेट्स होते हैं, ज़मीनें, होटल्स, ये वो सब बेच दिए जाते हैं। जब वो इदारा बंजर हो जाता है तो उस इदारे को ये कह के कि ये इदारा जी परफॉर्म नहीं कर रहा, खसारे में जा रहा है, इससे बेहतर है इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, इसको बेच दिया जाए प्राइवेट कंपनी को, वो उसको बेहतर चलाएगी। तो माजी में भी आपने देखा कुछ इदारे बेच दिए गए। अब वो बेचे जब जाते हैं तो वो भी कौड़ियों के दाम उन्हीं लोगों के बंदे प्लांट किए हुए बिजनेसमैन कार्टेलिंग करके ख़रीद लेते हैं जो उन्हीं के फेवरेट होते हैं या उन्हीं के ट्रस्टेबल होते हैं जो निज़ाम चला रहे होते हैं। वो बंदे उस इदारे को कौड़ियों के दाम ख़रीद के, कोई अगर 20 अरब का इदारा है उसको 2-4 अरब में ख़रीद के फिर अपना पैसा लगा के उसको प्रॉफिटेबल बना के उससे फिर धड़ाधड़ मुनाफा कमाया जाता है। तो ये ज़ीरो से लेकर, ग्राउंड लेवल से लेकर, एक पियोन से लेकर, एक क्लर्क से लेकर इदारे का चेयरमैन और मिनिस्टर और मुल्क का सरबराह, जब इस हद तक करप्शन किसी भी मुल्क के अंदर बिल्डअप हो जाए तो क्या इसके मायने होते हैं? इसका मायने होते हैं कि वो मुल्क खोखला हो रहा है। अच्छा, हमने तो एक इदारे की मिसाल दी, हमने आपको कितने इदारों के नाम बताए, वो सारे इदारों का हाल आपने देखा यही है, सब खसारे में जा रहे हैं। स्टील मिल की सर्विसेज क्या हैं, पीआईए की सर्विसेज क्या हैं, रेलवे की सर्विसेज क्या हैं, पाकिस्तान पोस्ट की सर्विसेज क्या हैं। और जब इनको पॉइंट आउट किया जाता है कि भाई आप लोगों ने इस इदारे को तबाह किया, तो वो जवाब देते हैं, वो रीजनिंग देते हैं, वो बात को उलझाते हैं, बहस व मुबाहिसे में पढ़ते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को मरोड़ तरोड़ के पेश किया जाता है, और जो आके इसको सही भी करना चाहता है उसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। एक पूरा माफिया है ये। अब आप सोचें, जब किसी मुल्क के सारे इदारे तबाह होते जा रहे हैं, उस मुल्क की कोई कमाई का ज़रिया ना हो, वो आवाम पे ही बोझ डालेगी, टैक्स बढ़ाएगी, और वो आपके सामने होता रहा है कि टैक्स बढ़ता रहा है इस मुल्क के ऊपर। अब आवाम के ऊपर इतना टैक्स डाला गया और आवाम को इन इदारों से सर्विसेज नहीं मिल रही। गवर्नमेंट के जो दूसरे इदारे हैं, नादरा है, चलिए चाहे पासपोर्ट बनाना हो, वहाँ का हाल आपने देखा है, वहाँ किस तरह रिश्वतें चल रही होती हैं। आईडी कार्ड का निज़ाम है, गवर्नमेंट का कोई लाइसेंस का निज़ाम है, आपको अपना कह लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, आपको अपना डोमिसाइल बनाना है, इस सारे इदारों के अंदर क्या सूरत हाल है आपको अच्छी तरह पता है, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं। तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है कि जी आवाम पे टैक्स लगाया जाए, और आवाम पे टैक्स लगा के, और जब आवाम को ये सब कुछ नहीं मिल, आवाम की चीखें निकल जाती हैं, आवाम ज़िच हो जाती है और उसका गवर्नमेंट से ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। अब वो आवाम पे टैक्स लगा के अपने तनख्वाहें, जो ओवर एम्प्लॉयड इदारे हैं, अब ये जो पीआईए में 10,000 लोग फालतू भर्ती हुए हैं, ये जब रिटायर होंगे तो इनको पेंशन नहीं दी जाएगी, इनको, ये बूढ़े हो जाएंगे बेचारे, ज़ईफ़ हो जाएंगे, इनको पेंशन भी चाहिए, इनको ग्रेचुइटी फ़ंड भी चाहिए, और जब इनको पेंशन नहीं मिलेगी तो टीवी पे क्या न्यूज़ आ रही होगी, गवर्नमेंट इदारे के ज़ईफ़ बुज़ुर्ग जो हैं लोग, जो पेंशन लेने बैंकों में जा रहे हैं, इनके साथ तकलीफ़ दे सलूक किया जा रहा है, वो धूप में खड़े हुए हैं, उनको पेंशन टाइम पे नहीं मिल रही, वो हड़ताल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग। तो अब हम उनकी ज़ईफ़ी को देखकर उन पर अफसोस करें या रहम खाएं, या वो उन इदारों में गलत भर्ती हुए थे इस बात पे हम शोर मचाएं, कुछ लोग, सब लोग नहीं, या उन लोगों ने उन इदारों में रहते हुए जो पूरी ज़िंदगी करप्शन की है उसको रोएं हम कहाँ से इस मामले को पकड़ के जो है सही करें। तो अब क्या है जी, पूरा मुल्क का निज़ाम रॉट हो रहा है, सड़ रहा है। अगर हम मुल्कों की हुकूमत को और निज़ाम को, मुल्कों के इर्तिका को समझें, मुल्क किस तरह पनपते हैं, किस तरह ग्रो करते हैं, इस सिस्टम को समझें, इस प्रोसेस को समझें, तो ये मुल्क का निज़ाम सड़ रहा है, उसमें बदबू आ रही है, वो गल रहा है, और इस हद तक गल गया है कि उसकी बुनियादें कोलैप्स करके, और फिर ये होता है मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल हो जाती है, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि मुल्क मुसलसल डेफिसिट में जा रहा होता है। और जब ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो उस मुल्क की आर्मी भी उसको कंट्रोल करने से कासिर होती है, और तारीख़ गवाह है कि ऐसे मुल्क टूटे हैं, बर्बाद हुए हैं, टुकड़ों में बटे हैं, और खून रेजी उधर हुई है, और लोग, आम आवाम उसका जो है वो निशाना बनती, पिसती है। हर कोई अपना मतलब का केक का टुकड़ा खा रहा है। और मुल्क देखें, जब भी कोई निज़ाम एक सिस्टमेटिकली चलता है, उसूलों पे चलता है, एक उसमें सबकी भलाई देखी जाती है, तो वो देर पा होता है और लंबे अरसे तक सरवाइव करता है, सस्टेन करता है। अच्छा, ये जो सब प्रोसेस किया जा रहा है, इसमें कुछ लोग ज़ाती मफाद पर लगे हुए हैं, इन करप्शन करने में, इस मुल्क को के निज़ाम को सड़ाने में, इदारों को ख़त्म करने में। बहुत सारा कुछ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के बंदे जो प्लान किए जाते हैं, उनके एजेंडा पे किया जा रहा होता है, उनके मफादात होते हैं।
और जो लोग यहाँ पे इस मुल्क के निज़ाम को तबाह कर रहे होते हैं, इदारों को तबाह कर रहे होते हैं, ज़ाती मफाद के साथ उनका मफाद उनसे भी मुंसलिक होता है, क्योंकि वो उनको लालच दी गई होती है, सब्ज़ बाग दिखाए गए होते हैं कि आपको यहाँ से निकाल लिया जाएगा, आपको बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज़ में घर और पावर दी जाएगी, वहाँ पे आप अय्याशियाँ करेंगे, या उनको ले जाके अय्याशियाँ कराई जाती हैं, क्योंकि वो इतने कमज़ोर नफ्स के लोग होते हैं कि वो इन अय्याशियों के अवस बिक जाते हैं, उनका किरदार इतना बुलंद नहीं होता। बहरहाल हम एक जनरल बात कर रहे हैं, जिस तक भी मैसेज जा रहा है, अगर वो इन मामलात में किसी भी तरह मुंसलिक रहा है और उसका ज़मीर अगर उसको आवाज़ दे रहा है, तो ये वक्त है अपने ज़मीर की आवाज़ सुनिए और ये तकलीफ़ समझिए कि जो जुल्म और जो बर्बरियत आप इस प्रोसेस के ज़रिए आवाम के ऊपर करते रहे हैं, उसका आपको मकफ़ात अमल सामने आएगा, ज़रूर आता है। अल्लाह का एक निज़ाम है, जो तुम बोगे वो काटोगे, जो तुम गुमान करते हो वैसा तुम्हारे साथ होता है। जो आप इस दुनिया में करप्शन करते रहेंगे, वो दूसरे अंदाज में घूम के आपके सामने आएगी, वापस आपकी ज़ात पे आएगी। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और अब हम इसको ऑब्ज़र्व भी करते हैं कि ऐसा ही होता है। बहरहाल जिसको अल्लाह शऊर दे, तौफ़ीक बख्शे और एहसास दे, वो इंसान अपने गुनाहों की तलाफ़ी करते हुए वापस भी पलटे हैं और सही राह पर भी आए हैं, और जिनको अल्लाह तौफ़ीक ना दे, वो इसी गुमराही का शिकार होकर तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, उनकी आखिरत भी तबाह हो गई है। मुल्क के इदारे जो हैं वो तबाह हो गए तो फिर आपके मुल्क का निज़ाम का ढांचा गिर जाएगा। आप जिस भी दर्जे पर हैं, कोशिश करें रिश्वत देने को, करप्शन को जो है वो उसके अगेंस्ट खड़े हों, उसकी नफ़ी करें, उसका हिस्सा ना बने, चाहे आपको तकलीफ़ हो, प्रोसेस से गुज़रना पड़े। आप जब तक बहैसियत आवाम इसके लिए नहीं खड़े होंगे, शऊर बुलंद नहीं करेंगे, तो ये मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। हम सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट को और हुक्मरानों को क्रिटिसाइज़ करते रह जाएंगे, हुक्मरान भी हमसे निकल कर बनते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ बात समझ में आई हो, आपका शऊर बुलंद हुआ हो, और आप जिस भी दर्जे पे हों अपना रोल प्ले करें बहैसियत आवाम। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आगाही और आपके शऊर को बुलंद करना है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। हमारी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।